हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के टाइप्स के बारे में। पिछले वीडियो में भी मैंने जिक्र किया था एग्रीकल्चर के टाइप्स के बारे में। फार्मिंग सिस्टम पढ़ा था हमने। फार्मिंग सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि एक किसान अपने खेतों में कुछ प्रोसेस करता है, कुछ इनपुट डालता है फॉर द सीक ऑफ सम आउटपुट। इनपुट्स क्या होते हैं? इनपुट्स के तौर पे वो डालता है, मशीनरी का यूज करता है, फर्टिलाइजर्स, गुड क्वालिटी सीड्स का यूज करता है, ठीक है। एंड उसके बाद से कुछ ऑपरेशन, कुछ प्रोसेस करता है, जैसे कि प्लगिंग, लैंड लेवलिंग, सॉइल टेस्टिंग भी हो गया, एंड शोइंग, हार्वेस्टिंग, सच थिंग्स। इसमें लेबर की जरूरत पड़ती है। गॉट इट। फिर हमने पढ़ा कि इसके बाद जो आउटपुट निकलता है 2-3 महीने 4 महीने के हार्डवर्क के बाद, वही फार्मर का क्या होता है, मेन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था फार्मिंग सिस्टम में इनपुट, ऑपरेशन एंड देन फाइनली फार्मर गेट आउटपुट। ओके। फिर हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ इरिगेशन। तो पूरी दुनिया में अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। दैट्स वाई अलग अलग देशों में अलग अलग क्या है, डिमांड है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डिमांड, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द लैंडफॉर्म, पूरी दुनिया में डिफरेंट टाइप की खेती की जाती है, एग्रीकल्चर की जाती है, ठीक है। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अक्रॉस द वर्ल्ड, just depend upon the climatic condition, landform and demand, okay, and the technology that is used, kind of labor, okay, kind of labor, ठीक है। कम लेबर चाहिए या ज्यादा लेबर चाहिए, ठीक है। ओके। सो हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग में कुछ कोशिश की थी। टाइप्स ऑफ फार्मिंग हमने क्या पढ़ा था? देयर आर 2 काइंड ऑफ फार्मिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसिस्टेंस फार्मिंग, ओके, एंड कमर्शियल फार्मिंग। In this farming, we have studied about 2 types. Okay, that is subsistence farming. हमने आपको ये बताया था कि subsistence farming में क्या होता है। किसान जो होता है, the farmer used to cultivation on a small plot of land, okay, and just to fulfill the needs of the family. Okay, it does not require so much of technology and labors. Okay, only household labors do the work as a laborer in the farming ground. Okay, so it was categorized into 2 types. First one was intensive subsistence farming, okay, and primitive subsistence farming, ओके। अब इन दोनों में हमने क्या समझा था कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। ये उन एरियाज में इसको परफॉर्म किया जाता है फार्मर्स के द्वारा जहां पे अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, लंबे दिनों तक हैवी टेम्परेचर और रेनफॉल की जो कंडीशन होती है, वहां पे इंटेंसिव फार्मिंग किया जाता है। वहां पे एक से ज्यादा क्रॉप्स सेम लैंड पे उगाया जाता है। तो ये सब पॉइंट्स आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है। दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड मेंशन इट ऑन ईच एंड एवरी कॉलम। ओके, मैं बस टेबल बना दे रहा हूँ। ओके, तो सब इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहाँ होती है? जहां पे
क्लाइमेटिक कंडीशन बढ़िया हो, क्या हो, क्लाइमेटिक कंडीशन बढ़िया हो, मानसूनल टाइप क्लाइमेट हो कि हम एक ही लैंड पे कई सारे क्रॉप्स उगा सके। जैसे हमारे अपने नॉर्थ इंडिया में देख लो, गर्मी होती है, सर्दी होती है, ठीक है, बरसात होती है, तो हर सीजन में हम अपने सेम लैंड पे ही कभी चावल उगाते हैं, कभी मक्का उगाते हैं, कभी पोटैटो उगाते हैं और कभी गेहूं उगाते हैं, ठीक है। तो ये है सबसिस्टेंस, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या है कि वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन ऑल टुगेदर सेम ही रहता है, और वहां पे जो लोग छोटे किसान होते हैं या जो फार्मर्स होते हैं वो एक तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या हुआ, अपने लैंड को शिफ्ट कर लेना। तो ये एक्चुअली में कहाँ परफॉर्म किया जाता है, इट इज परफॉर्म्ड इन द अमेजॉन बेसिन, द इक्वेटोरियल अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया वेयर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। इसमें क्या होता है, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग होती है और फिर हर्डिंग का भी काम होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसमें क्या लिखोगे, एक होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन and the second one is herding, nomadic herding, okay। nomadic herding अगेन यहाँ का ये कहाँ पे होता है, ये वहां पे होता है जहां पे एरिड जोन होता है, एरिड एरिया होता है, जहां का क्लाइमेट एरिड होता है। वहां पे जो हर्डर्स होते हैं वो अपने एनिमल्स को फीड कराने के लिए, वाटर प्रोवाइड कराने के लिए एक जगह से दूसरे जगह उनको ले जाते हैं फॉर द ग्रेजिंग पर्पसेस एंड टू प्रोवाइड देम फूड, ओके। क्यों, क्योंकि इनकी जो हर्डिंग होती है, इनके जो लाइफ स्टॉक्स होते हैं, लाइफ स्टॉक्स का मतलब जो पालतू इनके जानवर होते हैं, ये इन्हें बहुत सी चीजें प्रोवाइड करते हैं। ये इन्हें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड देम विथ मिल्क, हाइट्स, मीट्स, ओके, दैट्स ऑल, ओके। तो इससे इनका क्या बनता है, वुल भी मिलता है, वुल भी इन्हें मिलता है। तो इस तरीके का भी एग्रीकल्चर या फार्मिंग होती है। नोमैडिक हर्डिंग, हर्डिंग का मतलब ये हुआ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ओके। तो नोमैडिक का मतलब क्या हुआ, घुमंतु। नोमैडिक का मतलब घुमंतु, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। और ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कुछ इसी तरीके का। भारत में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं, भारत में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम कल्टीवेशन बोलते हैं, ठीक है। और अमेजॉन बेसिन में इसको हमने पढ़ा था कि स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कहा जाता है। पेड़ों को काट के फिर उसे जला दिया जाता है, देन हमने इसको पहले क्लास में बताया, ठीक है। ये क्लियर है। अब आते हैं कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल का मतलब क्या हुआ, बिजनेस, ट्रेड, ओके। कमर्शियल का मतलब क्या हुआ, बिजनेस और ट्रेड। तो इसमें क्या होगा, कमर्शियल फार्मिंग में जो जिस तरीके का एग्रीकल्चर होता है वो मतलब एक तरीके से बिजनेस पर्पस के लिए होता है। यहाँ पे कोई भी फार्मर अपने सामान को एक्सटेंसिव लेवल पे नहीं बेचता है, क्योंकि जब वो तभी बेचेगा जब उसके खुद के फैमिली नीड के फुलफिलमेंट के बाद से जो प्रोड्यूस बचेगा उसको मार्केट में ले जाके बेचेगा, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल बहुत ही कम होता है। इंडिया में इफ यू सी, जो छोटे किसान हैं वो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। क्यों, क्योंकि इंडिया का जो लैंड है ना, वो ड्यू टू इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, पहले हमारे दादाजी के पास इतना लैंड था, फिर पापा जी को इतना, और पापा और चाचा के बीच में इतना बढ़ गया, फिर उनके बच्चे हुए तो ये लैंड ऐसे फ्रेगमेंटेड हो गए। अब ये स्मॉल लैंड में आप क्या कर सकते हो, आप छोटी यही इंटेंसिव फार्मिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मानसूनल जोन में हो, ठीक है, जहां पे क्लाइमेट ठीक ठाक रहती है, 2 महीने 3 महीने के बाद से क्लाइमेट चेंज होती है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, डबल क्रॉपिंग, ट्रिपल क्रॉपिंग कर सकते हो। डबल क्रॉपिंग का मतलब एक से ज्यादा क्रॉप उगा सकते हो, ठीक है, अपने फैमिली को फीड करने के लिए। यहाँ पे पल्सेस, व्हीट, मेज, barley, etc. all the things are used to grow here, okay? ये था प्रिमिटिव, इसको तो आपने समझा। अब कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, ये बड़े प्लॉट पे किया जाता है। दिस फार्मिंग इज डन ऑन द
बिगर प्लॉट ऑफ लैंड, बहुत ही बड़े बड़े प्लॉट्स होते हैं, 100 हेक्टेयर 200 हेक्टेयर, ठीक है। और पर्पस क्या होती है इसको करने की पर्पस होती है सप्लाई करना, ठीक है, कि इतना ज्यादा हम ग्रेन को प्रोड्यूस करें कि उसे हम मार्केट में बेचें, ठीक है, बहुत ही हैवी अमाउंट में हम एक्सपोर्ट करें। तो जितनी भी एग्रीकल्चरल डेवलप्ड कंट्री है, जैसे कि अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, ओके, चाइना है, ये सब इनके पास जो है लैंड जो है ऐसे फ्रेगमेंटेड नहीं है, दे डोंट हैव द फ्रेगमेंटेड लैंड। इनके पास बहुत बड़ी बड़ी प्लॉट्स होती हैं इनके फार्मर्स के पास, और इनके जो फार्मर्स होते हैं ना वो हमारे फार्मर्स की तरह नहीं होते, दे आर लाइक्स एज प्रोफेशनल्स, एकदम जैसे एमबीए करने वाले जो इंजीनियर्स वगैरह नहीं होते, इंजीनियर्स, एमबीए, बिजनेस पर्सन, एकदम यहाँ के फार्मर ऐसे ही होते हैं, ठीक है, बिकॉज वो खेती करते हैं, दे यूज ह्यूज टेक्नोलॉजी इन देयर फार्मिंग, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं अपने फार्मिंग में, और टेक्नोलॉजी फिर गवर्नमेंट सपोर्ट एंड देन जो होता है आप कह लो केमिकल्स, गुड क्वालिटी ऑफ केमिकल्स, गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स का यूज करके यहाँ पे बहुत ही एक्सटेंसिव अमाउंट में खेती की जाती है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके। और यहां से क्या मिलता है, यहां से ये लोग बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, तो टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना इनका पर्पस होता है, ठीक है। और दूसरा ये जो फार्मिंग होती है प्रैक्टिस ऑन ह्यूज लॉट ऑफ लैंड, बहुत बड़े लैंड पे इसकी फार्मिंग की जाती है, ठीक है। कौन कौन से क्रॉप्स यहाँ पे उगाए जा सकते हैं, तो ग्रेन्स उगाए जाएंगे, ग्रेन्स लाइक व्हीट, ओके। एक बार इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन जान लो। कमर्शियल फार्मिंग कहाँ पे की जाती है, कमर्शियल फार्मिंग उस एरिया में की जाती है जहां का जो क्लाइमेट होता है वो टेम्परेट होता है या फिर सब ट्रॉपिकल होता है, ठीक है। टेम्परेट जोन में अधिकतर की जाती है कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। जैसे कि अमेरिका का प्रेरीज लैंड ले लो, वहां पे लोग जो वहां पे जो फार्मर्स होते हैं दे यूज टू ग्रो व्हीट, सोयाबीन एट वेरी ह्यूज अमाउंट, और वो पूरी दुनिया को वहां से क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। फिर से मैकडोनल्ड्स वगैरह हो गए, जो बड़े बड़े फूड कंपनीज हैं, उनको ये लोग फूड सप्लाई करते हैं, यहाँ से रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, ठीक है। हमारे किसान तो बेचारे परेशान होते हैं, जो इंटेंसिव फार्मिंग करने वाले होते हैं, इनका खुद के यूज से जो बचता है उसको फिर खरीदने वाला कोई नहीं होता है, बिकॉज हमारे यहाँ सारे लोग ही खेती करते हैं, अपने फुलफिलमेंट के लिए लोग उतना उगा लेते हैं कि गुड्स को खरीदना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे यहाँ के किसानों की हालत थोड़ी पतली है, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड द कमर्शियल फार्मिंग दैट इज परफॉर्म्ड इन developed countries where technology is available, big land is available for the farmers, so they used to grow one single crop in a year but in huge amount, बहुत बड़े अमाउंट में वहां पे ग्रोथ होती है, क्रॉप्स की प्रोडक्शन होता है, और उस प्रोडक्शन को ये लोग क्या करते हैं, उस प्रोडक्शन को ये लोग फूड कंपनीज को देते हैं। किसको देते हैं, फूड कंपनीज को देते हैं। यहाँ पे क्योंकि टेम्परेट जोन है तो पॉपुलेशन कम होता है। देखो भारत का जो पॉपुलेशन है, मानसूनल क्लाइमेट है ना भारत में, देखो पॉपुलेशन कितना है, 50 करोड़ 60 करोड़ लोग तो सिर्फ नॉर्दर्न प्लेन में रहते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर की जाती है, ठीक है। और अमेरिका में अगर मान लो एग्रीकल्चर की जाती है तो वहाँ की टोटल आबादी कितनी है, मात्र 35 करोड़ है, ठीक है। सो ये वजह है कि ये जो कमर्शियल फार्मिंग है ये उन कंट्रीज में की जाती है। प्रोसेस क्या है इसका करने का, तो क्या होना चाहिए, टेम्परेट लैंड होना चाहिए, ऐसी जरूरी नहीं है लेकिन टेम्परेट लैंड पे किया जाता है। फिर जो किसान होते हैं उनके पास बहुत बड़ा प्लॉट होता है। फिर क्या होता है, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हार्वेस्टर्स, कंबाइंस, थ्रेशर्स, ये सब जो मशीनरीज हैं उनका यूज किया जाता है। सॉइल की प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है। सॉइल की क्या की जाती है, प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है, कौन सा सॉइल किस
किस क्रॉप को उगाने के लिए सुटेबल है, ठीक है। ये सब करके यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के फार्मर्स हैं, ये एक तरीके से बिजनेस पर्सन की तरह एक्ट करते हैं और ये अपने इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जिस भी कंट्री में ये होता है वो क्या होता है, वो बहुत ही अर्नफुल होता है। क्या होता है? अर्नफुल, ठीक है। और ये कंट्री को सपोर्ट करता है। हमारे यहाँ जो हमारा एग्रीकल्चर है वो सिर्फ 10% या 15% इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, बट दे यूज टू कंट्रीब्यूट अ लॉट टू देयर इकोनॉमी। गॉट इट? तो यही है कमर्शियल फार्मिंग। एक बार आप लोग इसको रीडिंग दे लेना। इसमें कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाएंगे, तो वही क्रॉप्स वही क्रॉप्स ग्रोन किए जाएंगे जिसका मार्केट में डिमांड है, ठीक है, और जो महंगा है, जैसे कि कैजू नट्स, आलमंड्स, वीट, ठीक है, वीट, मेज, मिलेट्स, सोयाबीन, ओके, एंड शुगर केन, कॉफी, टी एंड और मेनी मोर, ठीक है, बहुत सारे हैं। केसर है, हमारे इंडिया में उसको उगाया जाता है। तो ये सब चीजें कमर्शियल फार्मिंग में ये क्रॉप्स आते हैं। तो आपको क्या लिखना है? कमर्शियल फार्मिंग के बारे में लिखना है, ठीक है। उसके कंडीशन के बारे में लिखना है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होता है वहां का, कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं और किस तरीके से ये इकोनॉमी को हेल्प करता है, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग में देखो एक प्लांटेशन होता है, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग में हमें पढ़ना है मेनली प्लांटेशन। ये कमर्शियल फार्मिंग किन कंट्रीज में होती है? तो डेवलप कंट्रीज में अक्सर देखी जाती है, जैसे कि यूएसए, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ओके। यहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग है बिकॉज दीज कंट्रीज आर रिच इन व्हाट? रिच इन टेक्नोलॉजी एंड पुअर इन पॉपुलेशन। इनके पास बहुत कम पॉपुलेशन है बट टेक्नोलॉजी बहुत रिच है, तो इनका जो डिमांड कम है, एग्रीकल्चरल डिमांड कम है, मतलब कम पॉपुलेशन यानी लोगों को खाना कम चाहिए होगा, तो जितना भी ज्यादा ये प्रोड्यूस करेंगे ये पूरी दुनिया को फिर क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। अब भारत में भले ही हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं वीट का या फिर वट एवर क्रॉप्स वी यूज टू ग्रो, सबका प्रोडक्शन हम बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है ना। 150 करोड़ लोग हैं, तो उनके खाने के बाद से कुछ बचता है तो हम उसे बाहर बेचते हैं, अदरवाइज नहीं। इसी वजह से हमारी थोड़ी फार्मिंग की स्थिति डामाडोल है, गॉट इट। लेकिन ऑन द अदर हैंड उन कंट्रीज में जहां पे फार्मिंग क्या होती है, कमर्शियली की जाती है, वहां पे तो पहले डिमांड कम है, ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, जो लैंड है वो फ्रेगमेंटेड नहीं है। लैंड कैसा है? लैंड बहुत एक तरीके से एक किसान के पास 200-300 हेक्टेयर लैंड है, वहां पे वो जाके ढेर सारा मशीनरी का यूज करके बहुत सारा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास 10 बीघा लैंड हो और उसमें आप क्या करो? आप कंबाइन खरीद लो, थ्रेशर खरीद लो, ये सब खरीद लो, तो पता चलेगी आपने पूरी जिंदगी बिता दी एग्रीकल्चर करते हुए, लेकिन आपका उसका ही रेट नहीं निकल पाया जो आपने मशीन खरीदा था, गॉट इट। सो इंडिया में भी कमर्शियल फार्मिंग की जाती है। उसके लिए 2 स्टेट्स हैं जो आज करते हैं, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। वहां के जो किसान है उनके पास बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, ठीक है, लैंड के। तो ये रहा कमर्शियल फार्मिंग। इसमें प्लांटेशन किया जाता है। प्लांटेशन एक टाइप ऑफ फार्मिंग है। प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग जिसमें बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है, ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, ठीक है, और उसके बाद से उससे प्रोड्यूस हासिल किया जाता है, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग में कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं? तो कमर्शियल फार्मिंग में उगाए जाते हैं गन्ना, बनाना, कैज्यू नट्स, यू कैन से, सॉरी प्लांटेशन है कमर्शियल फार्मिंग का ही अगला हिस्सा है प्लांटेशन। तो इसमें गन्ना, बनाना, कैज्यू नट्स, टी, कॉफी, ये सब जो है क्रॉप्स ग्रोन की जाती है, गॉट इट। और ये जानते हो इन क्रॉप्स का मार्केट वैल्यू क्या है, तो ये जो किसान होंगे ऑटोमेटिकली दे विल बी वेरी नाइस एंड रिचर, ओके। मेजर क्रॉप्स क्या है? तो मेजर क्रॉप्स आर राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, कॉटन, जूट, कॉफी, दीज आर द मेजर क्रॉप्स जिनका यूज आपको पता है, उनके प्रोडक्शन
के बारे में आपको लिखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज है जहां पे ये पर्टिकुलर जो मेजर क्रॉप्स है उनको प्रोड्यूस किया जाता है। इनको प्रोड्यूस करने का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होना चाहिए। तो राइस के बारे में मैं बता दे रहा हूँ, राइस को प्रोड्यूस करने के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होना चाहिए। एक तो हॉट, ह्यूमिड एंड रेनी। अच्छा रेनफॉल हो, 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए। फिर ह्यूमिड कंडीशन होना चाहिए, हॉट कंडीशन होना चाहिए, टेम्परेचर हॉट होना चाहिए। एंड देन द सॉइल शुड बी एलुवियल सॉइल होना चाहिए, जिसमें क्ले का मात्रा ज्यादा हो। जिसमें किसका मात्रा ज्यादा हो? क्ले का, जिससे कि जो सॉइल है वो रिटेन करेगा क्या, मिट्टी वाटर को, मॉइस्चर को रिटेन करके रखेगा, और जो धान की खेती होगी वो बहुत अच्छी होगी। इसी वजह से धान की खेती को हम खरीफ फसल कहते हैं। धान के फसल को हम क्या बोलते हैं? खरीफ। बिकॉज दीज क्रॉप्स रिक्वायर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जैसे खरीफ में क्या हो गया, धान हो गया, गन्ना हो गया, इनको पानी बहुत ज्यादा चाहिए, इसलिए इनको खरीफ फसल बोला जाता है। गॉट इट। रबी फसल क्या होते हैं? वही वीट वगैरह, जिनको ग्रो करने के लिए हमें ज्यादा मात्रा में वाटर की जरूरत नहीं होती है। टेम्परेचर शुड बी टेम्परेट। बुआई के समय में, सोविंग के समय में टेम्परेचर लो होना चाहिए, हार्वेस्टिंग के समय में टेम्परेचर हाई होना चाहिए। ठीक है। रेनफॉल शुड बी 50 to 80 सेंटीमीटर पर एनम। तो यहाँ पे हम खेती कर सकते हैं किसका? गेहूं का। ठीक है। बाकी का आप मिलेट्स, मेज, कॉटन, जूट, इनके कंडीशन के बारे में लिखना, और हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।